नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ मुकामी खबरों को खबरें आपके सामने पेश करते हैं, बल्कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इलाकाई खबरें होते हैं, कौमी खबरें होते हैं, आलमी सतह पर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, वाक़ हो रही हैं, उससे भी हम आपको वाकिफ़ करवाते हैं। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन आप देखेंगे कि हमने आपको ये भी बताया कि रमज़ान मुबारक का महीना है और इस महीने के मुबारक की जो बरकत है उसकी मुनासिबत से हमने ये फ़ैसला किया है ख़ास तौर पर सियासत टीवी और ने कि आपको अपने हर प्रोग्राम से पहले जो है हदीस मुबारक ज़रूर सुनाएंगे। तो बहरहाल आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत में सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये होती है ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा दोज़ख से बचाव की चीज़ है और रोज़ा दोज़ख के अज़ाब को ढाल बनकर रोकेगा। तो बहरहाल कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान मुबारक अता फरमाया है और इस माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हुए हम तीनों दहों यानी तीनों अशरे जो होते हैं, पहला दहा, दूसरा दहा, तीसरा दहा, यानी पहला दहा जो रहमत का है, दूसरा दहा जो मग़फ़िरत का है, तीसरा दहा निजात का है यानी दोज़ख की आग से निजात का है, तो उससे हम इस्तिफ़ादा करते हैं कि अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारक में पैदा किया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आलम अरब का सवाल है, आलम इस्लाम का सवाल है, दुनिया के कोने कोने में आप देखेंगे कि जिस तरह अज़ान कभी नहीं रुकती, यानी अगर हिंदुस्तान में शुरू होती है तो फिर पड़ोसी मुल्कों से खलीज वस्ता में, तो इस तरह जो अज़ान का सिलसिला जारी रहता है वो कभी नहीं रुक पाता। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है और क्या हमें पूरे माह रमज़ान मुबारक का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, पूरा इस्तिफ़ादा करना चाहिए। ये हम नहीं कर सकते, अगर अल्लाह तौफ़ीक़ देता है तो तभी ही होता है। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान मुबारक की बरकतें, सादतें, रहमतें, फ़ज़ीलतें लूटने का मौका अता फ़रमाए और इनामात से हमें नवाज़े और हमारा शुमार उन लोगों में करे जो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम रखा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक बात तो है, लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है, चलिए हम खबरों की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली से आ रही है और आपको बता दूं कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में किस तरह इक़दाम किए गए थे। इवन के कविता केसीआर की जो बेटी हैं और तेलंगाना जागृति की सरबराह भी है, उन्हें जेल जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। तकरीबन 23 मुलज़िमीन के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। तो बहरहाल नाज़रीन, अब स्पेशल बेंच यानी स्पेशल जो जज है उन्होंने बीसी एक्ट, स्पेशल जज बीसी एक्ट जतिंदर सिंह ने तमाम 23 मुलज़िमीन को इस केस से बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी राहत की सांस ली है अरविंद केजरीवाल ने और उनके साबिक़ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया ने, और फिर के कविता को भी बहुत बड़ी राहत मिली है और ये राहत उनके लिए सियासी राह हमवार कर सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि अदालत ने CBI को बहुत ज़्यादा लथाड़ा है, उसकी सरजनिश की है और कहा है कि CBI जो है वो क़ियास की बुनियाद पर साजिश का बहाना बताने की कोशिश, बयानिया जो साजिश का बयानिया तैयार करने की कोशिश की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि CBI को उन्होंने ये बहुत ही फटकारा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि CBI अपने आप को बहुत बड़ी बावक़ार ऑर्गेनाइजेशन तस्वुर करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि CBI में अब वो मैं समझता हूँ कि काबिलियत या अहलियत नहीं रही है। नजीब का केस हमारे पास है, JNU के जो तालिब इल्म थे नजीब, आपको बता दूँ कि उनकी वालदा किस तरह तड़प रही है, बिलख रही है, लेकिन आज तक नजीब का पता नहीं चला है। और अगर क़ियास की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर अगर लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और उनकी तफ्तीश को जायज़ करार दिया जाता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नजीब किससे आखिर में जिन ABVP के गुंडों ने हमला किया था नजीब को डराया था, धमकाया था, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता, उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की जाती। अब सवाल ये पैदा होता है क्या नजीब की डेथ हो गई है, नजीब का कत्ल कर दिया गया, या फिर नजीब ज़िंदा है? अगर ज़िंदा है तो कहाँ है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल ये बहुत
ख़तरनाक बात है कि आप सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर या तासुब की बुनियाद पर, जानिबदारी की बुनियाद पर कार्रवाई करें और बेखसूर लोगों को सताएं। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि अब वो CBI नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और वजह भी आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है। CBI बड़े बड़े केस डील करने की बात करती है, CBI, NIA और कई स्पेशल जो हमारे तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ हैं, जिनके बारे में खुद शरद पवार जैसे लीडर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये तमाम की तमाम एजेंसियाँ हुकूमत के इशारों पर नाच रही है। उसी तरह जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में हालिया अरसों के दौरान ये खबर आई कि वो जेफरी एप्स्टेन जो सबसे बड़ा दलाल है, यानी लड़कियों का सप्लायर, उसके मशवरे पर तो इसराइल गए थे, वहाँ नाचे थे, गाए थे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया था। ये और बात है कि हमारी मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने उसकी सख्ती से तरदीद की थी और एप्स्टेन के फाइल्स में जो इनके छपात हुए हैं उसे सिर्फ बकवास करार दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि अदालतें CBI को फटकार लगा रही हैं, CBI को यानी इसकी सरजनिश कर रही है, उसको तंबीह कर रही है और इंतबा दे रही है, मुतनब्बे कर रही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि CBI का हाल क्या हो गया है। अब CBI को अपनी काबिलियत यानी सलाहियत की आजमाइश से गुजर रही है, और अगर CBI इसी तरह सियासी दबाव में काम करती रहेगी, हुकूमतों के दबाव में काम करती रहेगी, जैसा कि शरद पवार ने कहा है, तो फिर CBI नहीं रहेगी बल्कि एक खिलौना रहेगी जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि CBI हो या कोई भी IB हो या NIA हो, तमाम के तमाम एजेंसियों के बारे में शरद पवार यही कहते हैं कि तमाम की तमाम एजेंसियां हुकूमत के इशारों पर रक़्स कर रही हैं, एक नाच रही हैं, और जहाँ पर इस तरह का नाच होता है तो समझिए वहाँ का इंसाफ का कत्ल हो जाता है, जानिबदारी बढ़ जाती है, तासुब के वाक़यात पेश आते हैं। वैसे भी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ है पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव हद से ज़्यादा बढ़ गया है और सॉरी तो बहरहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हद तो ये हो गई कि पाकिस्तान ने पहले तो अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करने का दावा भी किया गया, कब्ज़ा करने का भी दावा किया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह फ़िज़ाई हमले किए हैं उससे ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 133 तालिबान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो बमबारी के ज़रिए पाकिस्तान ने काबुल को, पक्तिया को और खंदार पर बमबारी शुरू की। खंदार आप देखेंगे तालिबान के लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और वहाँ पर तालिबान के अमीर मौजूद है। अब देखना यह है कि तालिबान किस तरह की कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन इस कार्रवाई ने अफ़गान तालिबान को परेशान करके रख दिया है और कई तालिबान यानी 133 तालिबान का मारे जाना मैं समझता हूँ कि अमेरिका को फिर दोबारा अफ़गानिस्तान आने की दावत देता है या इशारा करता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि अमेरिका पहले ही बेचैन है और डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बगराम पर हम दोबारा बगराम अड्डा हासिल करके रहेंगे और वहाँ पर हमने जो हथियार छोड़े हैं वो हथियार भी तालिबान से वापस लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। लेकिन आपको बता दूं एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन तालिबान के साथ हिंदुस्तान खड़ा है। तालिबान के साथ आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की जो ताउन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस सिलसिले में हमारे मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल का अहम किरदार है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो फ़िरका परस्त यहाँ पर थे, इवन बीजेपी के जो RSS के जो लोग थे वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, तालिबान को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा करते थे, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर मुस्लिम तालिबान है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि हिंदू तालिबान है। मिसाल के तौर पर हिंदू तालिबान भी नहीं कह सकते बल्कि फ़िरका परस्त तालिबान है, कम्युनल तालिबान है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश जाइए आप, बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतें उनको देखिए, वहाँ पर किस तरह के इक़दाम होते हैं, किस तरह के बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, किस तरह के आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमानों के घरों को मिसमार किया जा रहा है, और मसाजिद को शहीद, दरगाहों को शहीद किया जा रहा है। खुद हमारी रियासत तेलंगाना में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब देखना है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना में पेश आ रहे हैं फिर खबराना फसादात पर कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि KCR की दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई थी, पुलिस को इख्तियारात भी दिए गए थे और पुलिस को जवाबदाह भी बनाया गया था, लेकिन इस यहाँ पर अब फिल वक्त ऐसा लगता है कि पुलिस जवाबदाह नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन हम बात कर रहे थे तालिबान की। तालिबान
کہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کم از کم یعنی 27 چوکیوں پر حملہ کیا گیا، جس میں سے 17 چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے پاکستان نے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پاکستان نے پاکستانی وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر دفاع اور پاکستان کے وزیر داخلہ سے لے کر کئی وزراء نے یہ کہہ دیا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو للکار کر اچھا نہیں کیا ہے، اور جو خوارج ہے ان کو ہم نہیں بخشیں گے، پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کے اقدامات کرے گا اس کے خلاف ہم ضرور کارروائی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اجیت دوول کیا کرتے ہیں، کس طرح کا پیترا بدلتے ہیں، کس طرح کا فارمولا طالبان کو دیتے ہیں، کیونکہ تو پاکستان نے الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے دراصل ہندوستان پاکستان سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ اجیت دوول کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اجیت دوول بہت زیادہ یعنی پاکستان کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں، پاکستان کی کمزوریوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وہ کس طرح ان دونوں مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں گے کہ جس طرح کے حالات ہیں رمضان المبارک میں، اگر یہ بڑی بے شرمی کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، کم از کم یہ سوچتے کہ رمضان مبارک ہے تو یہ کئی انسانی جانوں کی زندگیاں بچ جاتی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے حالات ہیں، پاکستان میں خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، مساجد میں بھی آپ دیکھیں گے یہ دہشت گردی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ایسے میں یہ پاکستان طالبان اور پاکستان تحریک طالبان کے جو ارکان چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں ان پر الزام عائد کر رہا ہے، اور پاکستان طالبان حکومت پر مسلسل یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اس بمباری کا جواب افغانستان کس طرح دیتا ہے، کیونکہ بہت ہی حالات ایسا لگتا ہے کہ سنگین ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک عالمی سطح کی خبر کا سوال ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایران جوہری افزودگی 60% سے کم کرتے ہوئے 3.6% کرنے پر آمدہ ہے، راضی ہے، اور اس سلسلے میں ایران نے جو معاہدے کا امریکہ کے ساتھ معاہدے کا مسودہ تیار کیا ہے وہ امریکہ کو پیش بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ نے 2 بحری بیڑے ایران کی طرف روانہ کیے۔ ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ہے USS ابراہم لنکن یعنی ایئرکرافٹ کیریئر ہے، اور اس پہ تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5000 فوجی بآسانی تعینات کیے جا سکتے ہیں وہاں پر۔ اس ایئرکرافٹ پر آپ کو بتا دوں اس بحری بیڑے پر تقریباً 11 ڈسٹرائر بھی نصب کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں تو بہرحال وہ قریب آ چکا ہے ایئرکرافٹ، لیکن دوسرا جو ایئرکرافٹ ہے آپ دیکھیں گے جیرالڈ فولڈ، وہ اسرائیل کی طرف قریب اسرائیل کے پہنچ گیا ہے، اور وہاں پر اس جیرالڈ فولڈ بحری بیڑے کو تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ ایران اگر حملہ کرتا ہے تو ایران امریکہ جو یہ بحری بیڑا ہے وہ اسرائیل کی مدد کرے۔ وہاں پر F-22 بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، اور تمام یعنی تیاریاں امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کی مکمل کر چکا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف تو مذاکرات ہے سوئٹزرلینڈ کے جینوا میں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ امریکہ مسلسل اپنے بحری بیڑے روانہ کر رہا ہے، اپنے طیارے ایئرکرافٹ جو ہے لڑاکا طیاروں کی تعیناتی عمل میں لا رہا ہے، فوجیوں کی تعیناتی عمل میں لا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی ملکوں نے اسرائیل کو جو پروازوں کی آمد ہوتی ہے وہ بھی روک دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل سے اپنے کئی شہریوں کو نکال لیا گیا ہے، امریکہ نے بھی نکالا ہے، اور ایران کے قریب سے بھی یعنی جو ممالک ہیں وہاں سے امریکہ نے اپنے شہریوں کو نکال لیا ہے، اور جو وہ مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے اپنے ملک کو واپس آ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ خود ہندوستان نے بھی ایران سے اپنے شہریوں کو نکال دیا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی جو ہمارے یعنی جس انداز میں مشورے دیے گئے ہیں، تجاویز پیش کی گئی ہیں، ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا ہونا یقینی ہو گیا ہے، حالانکہ ایران پوری طرح امن کی وکالت کر رہا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 60% جو جوہری یعنی یورانیم کی افزودگی ہے، انریچمنٹ ہے، اسے کم کرتے ہوئے اگر ایران 3.6% تک کر رہا ہے، اور 7 برسوں تک جوہری پروگرام کو روکنے کا بھی اس نے روکنے سے بھی اتفاق کر لیا ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ 10 برسوں تک وہ پروگرام کو روکے۔ تو بہرحال ناظرین یہ خبریں آ رہی ہیں، بہت ہی اہم خبر ہے یہ ایران اور امریکہ کو لے کر، اور عراق کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات انتہائی بہت ہی مشکل ترین یعنی مذاکرات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ واضح طور پر ایرانیوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہے علامہ یعنی علی خامنہ ای صاحب، تو آپ کو بتا دوں کہ
علی خامنئی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے باضابطہ جوہری ہتھیاروں کے خلاف، کیونکہ یہی ہتھیاروں کے ذریعے انسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ایسا ہتھیار جو انسانوں کا نقصان کرے وہ اچھی بات نہیں، وہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ فتویٰ بھی جاری کیا تھا، اور اب ایرانی رہنماؤں نے امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ بھائی ہم جوہری بم تیار نہیں کر رہے ہیں، جوہری ہتھیار تیار نہیں کر رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک کو اپنے ڈیفنس کا حق حاصل رہتا ہے، سیلف ڈیفنس کا حق حاصل رہتا ہے، اور امریکہ کو جس طرح امریکہ ایران کو خطرہ سمجھ رہا ہے، ایران بھی امریکہ کو یا اسرائیل کو خطرہ سمجھ رہا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایران پر 45 برسوں سے پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور امریکہ کسی نہ کسی بہانے ایران پر آئے دن پابندیاں عائد کرتا ہی رہتا ہے۔ ایسے میں عالمی برادری کو سوچنا چاہیے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دہشت گردی کا منبع و مرکز پھر وقت ساری دنیا اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسرائیل، اور اسرائیل کو آپ دیکھیں گے کہ خود اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، جسے غزہ کا قصائی کہا جاتا ہے، نیتن یاہو کی میں بات کر رہا ہوں، تو بہرحال عالمی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس نے واضح طور پر یعنی وانٹڈ میں اس کو شامل کیا ہے غزہ کے قصائی کو، اور آپ دیکھیں گے کہ حال ہی میں یعنی کل تک ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس قصائی سے ملاقات بھی کی ہے، اور اس قصائی کے ملک کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو ملا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب گجرات 2002 فسادات کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کو، جبکہ وہ چیف منسٹر تھے، گجرات کا قصائی قرار دیا جاتا تھا۔ ایون سونیا گاندھی نے مودی کو موت کا سودا کر بھی کہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بعد میں اس بیان سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی پر یعنی بحیثیت چیف منسٹر ان پر جو الزامات تھے اس سے انہیں کلین چیٹ بھی دے دی۔ تو بہرحال انصاف کا جو تقاضے اگر پورے نہیں ہوتے ہیں، حکمرانی قانون کی حکمرانی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو سمجھیے کہ وہاں تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ خود اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے، چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی کے کئی لیڈروں پر 40 سے زائد یا 80 کے قریب جو مقدمات ہیں وہ جیسے ہی حکومت آتی ہے وہ واپس لے لیے جاتے ہیں، خود واپس لے لیتے ہیں۔ تو ایک ملزم جو کیا مقدمات واپس لے سکتا ہے؟ اگر وہ چیف منسٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ مقدمات واپس نہیں لینا چاہیے، اور ایسے قانون میں ترمیم ضروری ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایران کے حالات سنگین رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایران کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں، سازشیں تیار ہو چکی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ ایران کس طرح ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایران پوری طرح امن کی بات کر رہا ہے، ایران پوری طرح مذاکرات کی بات کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بات چیت کی میز پر ہی مسائل کا حل ہو، کوئی فوجی یعنی سفارتکاری کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے، کوئی فوجی کارروائی کے ذریعے اس کا حل نہ نکالا جائے۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو بآسانی ہضم کر لے گا، اسی طرح جس طرح وینزویلا کے صدر اور ان کی بیوی کو امریکہ لے اڑا تھا، یعنی ان کا یرغمال بنا لیا گیا ہے، اغوا کیا گیا، ایران اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے ایران کے بارے میں، تو اس کی بے وقوفی ہے، اس کی بچکانہ سوچ کا ایک اندازہ ہوتا ہے جس سے۔ تو بہرحال اس معاملے میں بہت آپ کو بتا دوں کہ جس معاملے میں بہت زیادہ شوکت رہنا چاہیے، چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان یہ اطلاعات بھی آ رہے ہیں کہ ہندوستان اسرائیل سے آئرن ڈوم خریدنے والا ہے، یعنی آئرن ڈوم کسی بھی دشمن کے حملے کو روکنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آئرن ڈوم کے بھی رہنے کے باوجود بھی اسرائیل کس قدر تباہی و بربادی اسرائیل میں آئی تھی۔ ایران نے $10,000 کے یا $10,000 کے آپ دیکھیں گے کہ ڈرونز کے ذریعے زبردست تباہی مچائی تھی، اور لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر کا نقصان کیا تھا اسرائیل کا۔ تو بس بہرحال ہمیں ہندوستان جو ہے وہ آئرن ڈوم خریدنے کی بات کر رہا ہے، یعنی معاملات ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ سے بھی انڈیا کو بہت زیادہ اہم ہتھیار فروخت کیے جائیں گے، یعنی بحری لڑاکر جو طیارے ہیں وہ فروخت کیے جائیں گے۔ اور دوسری اہم بات ہے اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان آنے والے دنوں میں تقریباً 9 سے لے کر $10 ارب کے ہتھیار خریدنے والا ہے، یہ معاہدات ہونے والے ہیں، اور یہ ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ جو ہتھیار اسرائیل ہندوستان کو سربراہ کرے گا اور ان کی تیاری ہندوستان میں عمل میں آئے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان اور اسرائیل کے جو جوائنٹ وینچر ہے اس معاملے میں
آپ को अच्छी तरह मालूम है, खुद हैदराबाद में इसराइली और हिंदुस्तानी कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है जहाँ पर हरमुज़ जो है वो यानी ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं। ड्रोन्स के मामले में इस मामले में आपको कहा जाए तो बेजाना होगा कि ड्रोन्स गैर मामूली किरदार अदा करते हैं किसी भी जंग में, यानी जंग के ख़त्म करने में या जंग की में तबाही व बर्बादी के लिए या दुश्मन पर असरअंदाज होने के लिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मज़ीद ख़बरों का सवाल है, ख़ुद आप देखेंगे माह रमज़ान मुबारक में किस तरह अब SIR का भी अमल शुरू होने वाला है। SIR के बारे में आपको बताते हैं कि न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली ख़ान के ज़ेर क़यादत काम करने वाले सियासत हब फाउंडेशन ने और सियासत अखबार ने, सियासत TV ने आवाम ख़ास तौर पर हैदराबाद की आवाम की में SIR से मुतालिक शऊर बेदार करने और उनकी रहनुमाई करने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है और उसके तहत हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है। आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इस हेल्प डेस्क से रब्त पैदा करते हुए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगर आपका नाम 2002 की SIR में शामिल है तो इस मरतबा SIR में आपका नाम शामिल किया जाएगा। तो वैसे भी पूरे जो लुज़ुमात है, शराइत है, वो तमाम आपको बताए जा रहे हैं। आप रोज़ाना सियासत पर रब्त पैदा कर सकते हैं, रब्त पैदा करके यहाँ के जो हालात हैं उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर SIR के बारे में देखिए कि 2002 के SIR की बुनियाद पर यह किया जा रहा है और SIR कोई नई बात भी नहीं है। अब तक 13 मरतबा मुल्क में SIR हो चुका है, लेकिन इस मरतबा आप देखेंगे BJP हुकूमत में जो SIR हो रहा है वो बग़ैर किसी झिझक के, बिला किसी तामुल के ये कहा जा सकता है, खुद मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि राहुल गांधी ने ये बात कही है, प्रियंका गांधी ने ये बात कही है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने ये बात कही है और इल्ज़ाम आयद किया है कि BJP एक मुख्तलिफ बहानों से जो उसके मुखालिफ वोट है उन्हें यानी काट रही है, उन्हें हज़फ कर रही है। ख़ास तौर पर मुसलमान और दलित उसका निशाने पर है। तो ये तरीक़ा ये है कि मुसलमानों को जो जमहूरी हक़ वोट का जमहूरी हक़ हासिल है उससे महरूम कर दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल आप चौकस रहिए, आपके पास यानी 2002 SIR में नाम है या नहीं, अगर मालूम करना है भी और आप नहीं मालूम कर सकते हैं तो फिर आप आइए सियासत हेल्प डेस्क से मदद लीजिए। तो सियासत हेल्प डेस्क आपकी पूरी मदद करेगा। तो बहरहाल नाज़रीन आप लोगों को और तो ये चाहिए कि ख़ास तौर पर जो महल्ले वाली सतह पर लोग हैं, वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि कई महल्लों में जो नौजवान हैं तालीम याफ्ता, वो मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ बस्तियों में जाकर लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, वोटर्स की रहनुमाई कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपके बच्चे 18 साल के हो चुके हैं तो फिर फौरी तौर पर उनको यानी वोटर ID उनका बना लीजिए और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए 10 या 12 दिन में आपको वोटर का ID कार्ड भी मिल जाता है। तो बहरहाल 18 साल के जो हो चुके हैं उनका वोट बनाना मत भूलिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ये शहरियत से जुड़ा हुआ मामला है। वैसे भी नाज़रीन जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के हालात आपने देखा कि पैदा हुए हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में हिंदुस्तान के हालात बदल रहे हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इसराइल से वापसी के बाद कि क्या पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म की मोदी और उनकी BJP और RSS वगैरह और RSS जुड़ी तंजीमें इख्तियार करती हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो वहाँ की जो बीमारी थी इसराइल में और फ़लस्तीनियों पर जिस तरह बुलडोज़र चलाए जाते थे फ़लस्तीनी बस्तियों पर, फ़लस्तीनी घरों पर, फ़लस्तीनी मकानात पर, फ़लस्तीनियों की जायदाद पर, उसी तरह आप देखेंगे कि संघ परिवार ने उस पॉलिसी को, एंटी मुस्लिम पॉलिसी को अपनाया और आपने देखा कि किस तरह दोनों में मुमासिलत पाई जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि इवन सोनिया गांधी का भी एक बयान आया था कि कांग्रेस की नाकामी में ये मोसाद का हाथ है, CBI का हाथ है। तो आपको बता दूं कि वो बयान आज आपको यानी आपको इंटरनेट पर दस्तियाब नहीं रहेगा, यानी YouTube पर दस्तियाब नहीं रहेगा, क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे कैसे हालात हो रहे हैं। वैसे में नाज़रीन जहाँ तक हमारे शहर हैदराबाद पर खुद में बुनियाद का सवाल है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद में किस तरह कत्ल गारतगिरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं और उन वाक़यात में आप देखेंगे कि किस तरह मुसलमान आपस में एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मुलारजपल्ली में हाफिज़ मुज़म्मिल हाशमी का जो कत्ल हुआ बच्चा, देखिए अब भाई की लड़ाई हुई और भाई की लड़ाई
के बाद वो कत्ल हो गया। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वैसे भी पुलिस ने तमाम मुलजिमीन को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया भी है। तो ऐसे में अब देखना ये कि मलारदीपल्ली पुलिस जो है वो मुलजिमीन को तहवील में लेने के लिए अदालत राजेंद्र नगर जो अदालत है उसमें दरख्वास्त दायर की है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक कार्रवाइयों का सवाल है, आपको बता दें कि अक्सर ये कहा जाता है कि MIM की कारकुन इसमें मुलविस है लेकिन MIM ने इस बात की तरदीद भी की है। तो बहरहाल जहाँ तक कत्ल वारतगिरी का मामला है, किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो दूसरों को कत्ल करे, क्योंकि ख़ास तौर पर आप देखें माह रमज़ान मुबारक में अगर आप किसी नौजवान को कत्ल करते हैं तो उसके घर का क्या हाल होगा। वो बच्चा तो शहीद हो जाता है, लेकिन उसके घर का, उसके घर वालों का, उसके माँ बाप का, उसके भाई बहनों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में इंसान को एहतियात बरतनी चाहिए और एहतियात बरतते हुए इक़दाम करने चाहिए। गुस्सा जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है और गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता है तो समझिए कि फिर वो तबाही व बर्बादी की तरफ चले जाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आप बात करेंगे तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे बीजेपी सरगर्म हो गई है और अजीब व गरीब तरीक़े अपना रही है। और वहाँ पर जो ब्राह्मणवाद पूरी तरह बीजेपी के साथ है ये कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी दबाव की और प्रेशर की जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है, डराने धमकाने की, ब्लैकमेलिंग की सियासत चल रही है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी कई ऐसी पार्टियों पर दबाव डाल रही है कि वो तमिलनाडु में उसके साथ इत्तेहाद करे, क्योंकि वो तमिलनाडु में इक़्तिदार हासिल नहीं भी कर पाती है तो इक़्तिदार में शामिल होना चाहती है। और ऐसे में AIAMDM के जो है उससे भी उससे भी उसने इत्तेहाद कर रखा है। साबिक़ वज़ीर आला जयललिता की ये पार्टी है और वो पार्टी भी दो टुकड़ों में तकसीम हुई, आपने अच्छी तरह देखा है। तो बहरहाल अब DMK जो है इंतहाई जारहाना रवैया अख्तियार किए हुए है और वो चाहती है कि बीजेपी को किसी भी तरह इक़्तिदार के मज़े लूटने नहीं दिए जाएँ, जिस तरह आंध्र प्रदेश में बीजेपी इक़्तिदार में शामिल हुई है। वैसे भी नाज़रीन, पहले बीजेपी इक़्तिदार में शामिल होती है, फिर अपनी जो तायद व हिमायत करने वाली पार्टियाँ होती हैं उन्हें उनके पीछे चलती है और फिर जब मौका मिलता है तो उन्हें ऐसे दबोचती है कि फिर उन पार्टियों के जो कायदीन होते हैं वो बीजेपी के सामने झुक जाते हैं या सरेंडर हो जाते हैं। तो उसके बाद बीजेपी जो चाहे कर सकती है, अपने इशारों पर उनसे काम लेती है। अब देखना है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को बीजेपी किस तरह इस मामले में इस्तेमाल करती है, यूज़ एंड थ्रो का फार्मूला अपनाती है। लेकिन अभी बीजेपी के हालात आंध्र प्रदेश में इस कदर अच्छे नहीं है कि वो इस तरह की हिम्मत करे, क्योंकि बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी की शदीद ज़रूरत है। और जिस तरह आप देखेंगे कि बिहार के नीतीश कुमार भी उनके लिए यानी बीजेपी के लिए बैसाखी बने हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बिहार का सवाल है, जहाँ तक आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का सवाल है, बीजेपी की मजबूरी है कि किसी न किसी तरह उनकी मदद की जाए। तो बहरहाल आपको बता दें कि यानी आपने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से कबल, आम इंतखाबात 2024 से कबल ये नारा लगाया था। उन्होंने ही नहीं बल्कि अमित शाह से लेकर आप देखेंगे बीजेपी के तमाम कायदीन ने, RSS वाले भी कह रहे थे कि अब की बार 400 बार, यानी अगर हम 400 नशस्तें हासिल कर लेते हैं तो अपनी मनमानी कर सकते हैं, दस्तूर को बदल सकते हैं और तो दलितों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मनसूबाबंदी कर ली गई थी और आप देखेंगे कि फिर उसके बाद वही हुआ जो अल्लाह ताला को मंजूर था, यानी बीजेपी 272 का जो जादुई अदद है वो भी हासिल नहीं कर सकी, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकी। 240 नशस्तों पर वो महदूद होकर रह गई थी। तो बहरहाल आप देखेंगे कि कैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये लेना पड़ा है, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि मजबूरन उनका सहारा लेना पड़ा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।